बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके प्रिंसिपल को स्टडी किया हुआ था, जिसमें आप सभी बच्चों को याद होगा कि 4 रेसिस्टर्स हमने कनेक्ट किए थे, R1, R2, R3 और R4। ये कॉर्नर A, ये कॉर्नर C था। B और D के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ था। A और C के बीच में हमने करंट का, वोल्टेज का एक सोर्स लगाया हुआ था। और आप सभी को याद होगा कि इन द बैलेंस्ड कंडीशन, जो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड स्टेज थी, तो बैलेंस्ड स्टेज में हमने देखा दैट करंट इन द पाथ ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी 0। गैल्वेनोमीटर पाथ में जो करंट जा रही है वो 0 होगी बैलेंस्ड स्टेज में। क्यों 0 होगी? बिकॉज एट दैट टाइम पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट D विल बी सेम, बिकॉज VB विल बी इक्वल टू VD। और हमने इसके एक कंडीशन भी देखी हुई थी, कंडीशन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये बैलेंस्ड कंडीशन भी हमने सॉल्व करके निकाली हुई थी। आज इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ने चल रहे हैं, मीटर सेतु जिसका नाम है, मीटर ब्रिज कहते हैं इसको अंग्रेजी में। मीटर ब्रिज क्लास 12th में बहुत फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है ये, और इसे क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मीटर ब्रिज का इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग कि आखिरकार मीटर ब्रिज होता क्या है। तो मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा इसका आएगा प्रिंसिपल, क्या इस पे लगेगा, कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो जैसा कि पिछली क्लास से ही आपको बताया जा रहा है कि मीटर सेतु एक ऐसी डिवाइस है जो कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। जो मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, पिछली क्लास में हम लोगों ने उसको पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम का होगा। हम उसमें डायग्राम आपको बना के दिखाएंगे और उसका डिस्क्रिप्शन भी करेंगे। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन, मैं इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने उसका डायग्राम में कुछ पोर्शन बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर। इसमें जो आपको लैब से मिलता है, जो उपकरण आपको लैब से मिलता है, वो इतना उपकरण आपको लैब से मिलता है पूरा। यहां पर एक वायर लगी होती है, तो जब आप लैब में प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आपको मीटर ब्रिज में इतनी चीजें मिलेंगी। इसमें नीचे एक स्केल भी लगा होता है, अभी हम उसको लगा देंगे। फिलहाल अब आते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें नीचे एक आयताकार लकड़ी का बोर्ड लगा होता है। तो ये वही लकड़ी का आयताकार बोर्ड है। मैं इसको नोट कर देता हूं कि ये क्या चीज है। मैं यहां पर लिख देता हूं, रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड। ये लकड़ी का एक आयताकार बोर्ड बना होता है, 1 मीटर का बोर्ड होता है लगभग ये। इस बोर्ड के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं पट्टियां लगी होती हैं, इस पे कॉपर की पट्टियां होती हैं जिनमें क्रोमियम का पॉलिश लगा रहता है। और ये 2 पट्टियां इसमें एल आकार की लगी होती है
और एक पट्टी ये स्ट्रेट लगी होती है। आप देख सकते हैं एक पट्टी ये एल आकार की, एक पट्टी ये वाली एल आकार की, और एक ये पट्टी, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ करके ये बोर्ड में ही फिट रहती हैं। तो ये जो बनी है ये कंडक्टिंग स्ट्रिप्स हैं, कॉपर की बनी हुई है, क्रोमियम की पॉलिश लगी हुई है इनमें, ठीक है। तीनों में मैं एक का लेबलिंग कर देता हूं। कंडक्टिंग स्ट्रिप्स मेड ऑफ कॉपर एंड पॉलिश्ड विथ क्रोमियम। ये इस तरह से ये तीन पट्टियां लगी होती हैं, एक ये, दूसरी और ये तीसरी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इनमें क्रोमियम की पॉलिश क्यों लगी रहती है, क्योंकि अगर मैं केवल कॉपर की पट्टी यहां पर लगाता हूं तो ये जब हमारे एटमॉस्फेयर में, लेबोरेटरी में जो भी एटमॉस्फेयर है वहां पर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इस पे ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। कॉपर तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। इसकी वजह से इस पे क्रोमियम का पॉलिश लगा दिया जाता है, जिससे इसका रेसिस्टेंस बदले ना, या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर इस पे कॉपर ऑक्साइड की लेयर मत बने। इसलिए इसमें क्रोमियम का पॉलिश लगा दिया जाता है, जिससे कॉपर ऑक्साइड की लेयर इसमें नहीं बन पाती है। तीसरी जो बात मैं देख रहा हूं, यहां पर एक ये और एक ये, हर स्ट्रिप में तीन तीन नट बोल्ट लगे हुए हैं। एक ये नट बोल्ट, वन नट बोल्ट इज हियर, वन नट बोल्ट इज हियर। तीनों स्ट्रिप्स में तीन तीन नट बोल्ट्स अपनी अपनी जगह पर लगे हुए हैं। तो ये मैं बता देता हूं कि ये क्या लगा हुआ है, ये आप ताकि इसको देखकर समझ जाएं। दिस इज अ नट बोल्ट, नट बोल्ट्स, और ये तीनों पट्टियों में तीन तीन नट बोल्ट्स लगे रहते हैं यहां पर। ओके, अच्छा, इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इस नट बोल्ट से लेकर के और सामने के नट बोल्ट तक ये एक वायर लगी हुई है, और ये कोई कंडक्टिंग वायर नहीं है बेटा, ये एक रेसिस्टेंस वायर है, ये एक प्रतिरोध तार है जिसको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं बता देता हूं कि ये क्या चीज है। दिस इज अ रेसिस्टेंस वायर। रेसिस्टेंस वायर, और ये रेसिस्टेंस वायर किसी एलॉय की बनी होती है, किसी मिश्र धातु की बनी होती है। आपको याद होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे कि रेसिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उस वक्त हमने पढ़ा हुआ था कि लेबोरेटरी में जितने भी स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाए जाते हैं वो सभी के सभी एलॉयज के बनाए जाते हैं। एलॉय के क्यों बनाए जाते हैं? एलॉय के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस वायर में से करंट फ्लो होगी। अगर इस वायर में से करंट फ्लो होगी तो कुछ देर बाद इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर हम इसको कंडक्टिंग मटेरियल का लगा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेसिस्टेंस बदल जाएगा। तो हम जब फर्स्ट रीडिंग इस इंस्ट्रूमेंट से लेंगे तो वो कुछ अलग आएगी, और जो लास्ट रीडिंग लेंगे वो डिफरेंट हो जाएगी। इसलिए हम जो यहां पर वायर लगाते हैं, let me tell you again that this is the resistance wire, this is not any conducting wire, please remember. It is not a conducting wire. कंडक्टिंग वायर नहीं है, दिस इज अ रेसिस्टेंस वायर, और रेसिस्टेंस वायर एलॉय की बनी होती है। एलॉय की हम क्यों बनाते हैं रेसिस्टेंस वायर? एलॉय की इसलिए बनाते हैं क्योंकि अब जब हम इस एक्सपेरिमेंट करेंगे
तो इसमें करंट अभी भी फ्लो होगी, लेकिन करंट फ्लो होने के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बट बिकॉज दिस इज मेड ऑफ एलॉय, तो टेम्परेचर बढ़ने से इसके रेसिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी 0 होती है एलॉयज की। तो टेम्परेचर बढ़ेगा करंट के फ्लो होने से, लेकिन इसका रेसिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो हमारी फर्स्ट रीडिंग और हमारी लास्ट रीडिंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करने के दौरान इसका प्रतिरोध बदलेगा नहीं, लेकिन अगर कंडक्टर लगा देते हैं हम कोई यहां पर, तो करंट के फ्लो होने से टेम्परेचर बदलता और उससे इसका रेसिस्टेंस चेंज हो जाता, एंड एट दैट टाइम आवर फर्स्ट रीडिंग एंड आवर लास्ट रीडिंग विल बी डिफरेंट। ओके, सो दिस इज द रेसिस्टेंस वायर, जो कि लगभग 1 मीटर लेंथ की लगी होती है, पूरी 1 मीटर लेंथ की इसमें यह वायर लगी होती है। अब जस्ट बिलो दिस रेसिस्टेंस वायर, इस रेसिस्टेंस वायर के बिल्कुल ठीक नीचे एक 1 मीटर का मीटर स्केल लगा रहता है, ऐसा लकड़ी का ही बना हुआ लगा रहता है। वायर इसके ऊपर ऐसे होती है, इस तरह से ऐसे 1 मीटर की वायर लगी होती है, और ये स्केल उसके जस्ट नीचे ऐसे बोर्ड में, लकड़ी का जो बोर्ड है उसमें रखा होता है, उसके ऊपर रेसिस्टेंस वायर ऐसे लगी होती है। तो यहां पर मैं 1 मीटर स्केल बना देता हूं। तो इस तरह से इसमें चिन्ह बने होते हैं पैमाने के, और ये उसके ऊपर रेसिस्टेंस वायर रखी होती है। रेसिस्टेंस वायर की जो भी लेंथ मुझे पढ़नी होती है, वो लेंथ मैं इस मीटर स्केल से ही पढ़ लेता हूं। अच्छा, इसके बाद ये रेसिस्टेंस वायर हो गई और ये मीटर स्केल हो गया, और ये पूरा 1 मीटर का मीटर स्केल लगा होता है, और यही रीजन है कि इसमें हम पूरा 1 मीटर का मीटर स्केल यूज करते हैं, जिसकी वजह से ही इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा हुआ है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम मीटर से तो क्यों पड़ा, इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है, क्योंकि इसमें हमने रेसिस्टेंस वायर के नीचे पूरा का पूरा 1 मीटर लंबाई का वायर लगाया हुआ है, 1 मीटर लंबाई का स्केल इसमें हमने यूज किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ठीक है, अब इसमें से कुछ चीजें हैं जो हम कनेक्ट करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए, ये R1, R2, R3, R4। सबसे पहले मैं बता दूं, इस मीटर ब्रिज में ये A, B, C और D कहां पर होंगे। तो ये बेटा जो कॉपर स्ट्रिप आप देख रहे हैं, इस पूरी स्ट्रिप में कहीं पर भी आप कनेक्शन देंगे, आप इस नट बोल्ट में कनेक्शन दें, आप इस नट बोल्ट में कनेक्शन दें, या आप इसमें कनेक्शन देंगे, ये पूरा आपका स्ट्रिप हम पॉइंट ए मानी जाएगी। तो इसको हम पॉइंट ए मानेंगे, ये आप सभी को याद रखना है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में सबसे उधर साइड में कौन सा पॉइंट है, सी। तो ये वाली जो कॉपर स्ट्रिप आप देख रहे हैं, इसके किसी भी नट बोल्ट से अगर हम कनेक्शन वायर की देंगे तो उसे हम पॉइंट सी मानेंगे। तो ये पॉइंट सी हमने बना लिया। इसके बाद ऊपर आप देख रहे हैं पॉइंट बी बना हुआ है, तो यहां पर ये जो बेटा आप देख रहे हैं, ये हमारा पॉइंट बी है। चाहे मैं यहां कनेक्शन करूं, यहां करूं या यहां करूं, चाहे जहां पर कनेक्शन करूं, उसे मुझे पॉइंट बी ही मानना है, क्योंकि पूरी एक कॉन्टिन्यूअस पाथ है, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिप लगी हुई है यहां पर। अच्छा, तो हां, अब आते हैं कि ए, बी और सी, ए, बी और सी तो हमको मिल गया, डी कहां पर है। तो बेटा जो डी पॉइंट होगा वो हम इस रेसिस्टेंस वायर में सर्च करेंगे, हमको ढूंढना होता है। फिलहाल कुछ कनेक्शंस जो हमको करनी है, हमारा जो अननोन रेसिस्टेंस होगा, जिसका प्रतिरोध हम ज्ञात करना चाहते हैं, उस प्रतिरोध को हम कहां पर कनेक्ट करेंगे। तो उस प्रतिरोध को हम या तो R1 और या तो R2, इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर आप उस अननोन रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं A और B के बीच में, A और B के बीच में R1, B और C के बीच में है R2। मैंने बोला कि इन दोनों जगहों में से किसी भी एक जगह पर मैं अपने अननोन रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर सकता हूं।
तो मैं क्या करूंगा, ए और बी, ये पूरी स्ट्रिप ए है, ये पूरी स्ट्रिप बी है, मैं ए और बी के बीच में ही अपना अननोन रेसिस्टेंस लगा देता हूं। ये अननोन रेसिस्टेंस हम यहां पर लगा देंगे। ये अननोन रेसिस्टेंस आपको लैब में दिया जाएगा, जिसका भी रेसिस्टेंस ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। ये अननोन रेसिस्टेंस है और इसे हम क्या मान लेंगे, ए और बी के बीच में है तो R1। दिस इज अननोन रेसिस्टेंस। अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेसिस्टेंस, ठीक है। अब B और C के बीच में जो ये R2 लगा हुआ है, इस जगह पर मैं एक नॉन रेसिस्टेंस लगाऊंगा, ज्ञात प्रतिरोध। ये अज्ञात है, इसका ही प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। और B और C के बीच में एक जो यहां पर गैप पड़ता है, एक गैप लेफ्ट साइड में था, एक गैप राइट साइड में था, तो लेफ्ट गैप में मैंने अननोन रेसिस्टेंस R1 लगा दिया। राइट में जो गैप पड़ता है B और C के बीच में, इसमें मैं एक नॉन रेसिस्टेंस लगा दूंगा। नॉन रेसिस्टेंस के लिए लेबोरेटरी में हमारे पास क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, नॉन रेसिस्टेंस के लिए लेबोरेटरी में हमारे पास एक रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, एक डिवाइस होती है जिसका नाम हम रखते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स। तो यहां पर हम रेसिस्टेंस बॉक्स अप्लाई कर देते हैं, फिट कर देते हैं। दिस इज नोन एज RB, इन शॉर्ट रेसिस्टेंस बॉक्स। मैं इसमें बहुत सारी कीज लगी होती हैं, तो ये एक रेसिस्टेंस बॉक्स है। रेसिस्टेंस बॉक्स, रेसिस्टेंस बॉक्स इज अ नॉन रेसिस्टेंस, नॉन रेसिस्टेंस, ज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। तो ये हमने राइट गैप में जो B और C के बीच में उस पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो A और B के बीच में अननोन रेसिस्टेंस, B और C के बीच में नॉन रेसिस्टेंस। अब मुझे B और D के बीच में एक ब्रिज बनाना है, उस ब्रिज में मुझे एक गैल्वेनोमीटर लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर पॉइंट B है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहां पर मैं एक वायर लगाता हूं, कंडक्टिंग वायर। उस कंडक्टिंग वायर में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। बी से स्टार्ट किया ना, बी से जो कंडक्टिंग वायर लगेगी उसके रास्ते पर एक गैल्वेनोमीटर लग जाएगा। गैल्वेनोमीटर के बाद आप चाहें तो इसमें एक स्विच भी लगा सकते हैं, की लगा सकते हैं, यहां पर ये की होती है। की के बाद गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के बाद जो ये वायर हमारी आएगी, इसको हम ऐसा लेकर के और इसके आगे साइड इसको हम फ्री रखेंगे। इस वायर के आगे साइड में लैब में आप देखेंगे एक चीज होती है, एक डिवाइस ऐसी होती है जो लगभग इतनी ही मोटी होती है, मार्कर के जितनी मोटी। आगे उसमें ऐसा निब जैसा बना रहता है, जैसे आप ब्लेड से या चाकू से इसको छीलकर इसका होल्डर बनाते थे, निब बनाते थे इसकी, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। उसके पीछे एक पेंच लगा होता है, तो जो ये वायर आती है, इस वायर को हम इसके पीछे का पेंच को ढीला करते हैं, उस वायर को पेंच में रैप कर देते हैं और फिर से पेंच को हम टाइट कर देते हैं। तो ये एक चीज हमको मिलती है, और वो ऐसी चीज होती है कि इसको हम पकड़ के रखते हैं, और ये जो हमारा रेसिस्टेंस वायर है, इसमें कहीं पर भी इस कोने से लेकर इस कोने तक ये वाली वायर, गैल्वेनोमीटर के बाद ये वाली वायर इतनी लंबी रखी जाती है ताकि ये वायर इस कोने से लेकर ऐसा कहीं पर भी हमको टच कराने की जरूरत पड़े तो वो वहां तक पहुंच जाए। तो ये जो डिवाइस इसमें आगे लगी होती है, इसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, या इसका नाम होता है जॉकी। मैं एक छोटा सा यहां बना देता हूं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और जॉकी।
ऐसा इसमें पीछे एक पेंच नट बोल्ट लगा रहता है इस तरह से, और यहां पर आगे इसमें बिल्कुल कलम जैसी बनी होती है इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, या इसी का दूसरा नाम हम रखते हैं जौकी। और इसका क्या काम होगा? इसका काम ये होगा, ये जो वायर लगी होगी ये पीछे लगे पेंच के साथ हम टाइट कर देते हैं, और इस जौकी को पकड़ के इसका जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम पूरी वायर पर कहीं पर भी ऐसा पकड़ करके टच करा सकते हैं, पूरी 1 मीटर की वायर पर। जब आप टच कराएंगे तो सिर्फ टच कराएंगे, उसको रख करके दबाएंगे नहीं, केवल टच कराते हैं। हम पूरे वायर में कहीं पर भी टच करा सकते हैं, और जहां पर भी वायर में टच कराने से, वायर में जिस जगह पर टच कराने से गैल्वेनोमीटर करंट 0 हो जाए, क्योंकि हमको तो बैलेंस्ड कंडीशन ही ढूंढनी है, और उस समय हम गैल्वेनोमीटर पाथ में फ्लो होने वाली करंट को 0 करना चाहते हैं। तो पूरे कंडक्टर में हम टच करा के देखेंगे। एक्चुअली होता यह है कि वो जो जौकी लगा है, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन पूरा सही जुड़ा हुआ है, तो जब आप जौकी को इस कोने में टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में आएगा। जब आप उसी को उठा के इस कोने में टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में आएगा। देन वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर इस तरफ टच कराने से एक तरफ, उधर टच कराने से दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन जा रहा है, तो बीच में जरूर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर टच कराने से इस पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा। हम उस पॉइंट को सर्च कर लेते हैं। रेजिस्टेंस वायर में वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं डी। वो पॉइंट ही आपका डी पॉइंट होता है जो यहां चित्र में आप देख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और रेजिस्टेंस वायर में एक पॉइंट आपको सर्च करना है जिसे हम नल पॉइंट भी बोलते हैं। क्यों नल पॉइंट? क्योंकि ये पॉइंट बेटा ऐसा पॉइंट होता है कि सर्च कर करके हम इस पॉइंट को ऐसा ढूंढते हैं ताकि उस समय गैल्वेनोमीटर करंट कैसी हो जाए? 0 हो जाए। इसलिए हम इस पॉइंट को नल पॉइंट भी बोलते हैं। नल पॉइंट भी बोलते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं हम इसको, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। कोई सा भी नाम आप इसका ले सकते हैं। तो यहां मुझे डी मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, पूरा वैसा नक्शा बिल्कुल आ गया है। ए और बी के बीच में R1, बी और सी के बीच में R2। तो ये जो रेसिस्टेंस बॉक्स है, यहां जो भी रेसिस्टेंस आप अप्लाई करेंगे दैट विल बी R2। ओके, अच्छा, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में देखो कौन आएगा? R3। तो ए से डी के बीच में ध्यान से देखें कि ये एक प्रतिरोध तार लगी हुई है। तो अगर बेटा ये एक प्रतिरोध तार लगी हुई है तो बिंदु ए से डी के बीच में इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, क्योंकि ये पूरी रेसिस्टेंस वायर लगी है। तो ए से डी के बीच में इस तार का जो भी प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध का हम नाम रखेंगे R3। तो याद रखें R3 क्या है? बिंदु ए से डी तक का जो प्रतिरोध तार है उसका प्रतिरोध R3 है। और यहां डी से सी तक भी एक तार, आप वही तार है, डी से सी तक का हिस्सा भी इसका है। तो इस टुकड़े का भी तो अपना कोई ना कोई रेसिस्टेंस होगा। इसका जितना रेसिस्टेंस होगा उसे हम R4 से लिख देंगे। तो R1, R2, R3, R4। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल उसके जैसा नक्शा यहां पर धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, अभी एक चीज बाकी रह गया है, बाकी रह गया है ए और सी के बीच में ये वोल्टेज सप्लाई, करंट सप्लाई देना अभी बाकी रह गया है। तो करंट की सप्लाई किसके किसके बीच लगी हुई है? ए और सी के बीच में करंट की सप्लाई लगी है। ए पॉइंट यहां पर है, सी पॉइंट वहां पर है। तो हम
करंट की सप्लाई ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में दे देते हैं। उसके लिए यहां से हम एक कंडक्टिंग वायर निकालते हैं, इस नट बोल्ट में टाइट कर देते हैं इस कंडक्टिंग वायर को। ये कंडक्टिंग वायर के साथ हम एक यहां पर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। जिसमें ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा, और ये वो V वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी है, वोल्टेज सोर्स। दिस इज अ बैटरी। इस बैटरी के साथ हमने यहां पर एक की लगा दी ताकि हम इससे करंट को ऑन ऑफ कर सकें। एक की हम यहां पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद इस रेसिस्टेंस वायर में फ्लो होने वाली करंट को हम अपनी मर्जी से कम और ज्यादा कर सकें, उसकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकें। इसके लिए हमने यहां पर एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा दिया। वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा दिया। वेरिएबल रेसिस्टेंस का साइन हम ऐसा भी बनाते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस का एक साइन और भी बनाते हैं हम। कैसे वेरिएबल रेसिस्टेंस का साइन और बनाते हैं? तो ऐसे भी वेरिएबल रेसिस्टेंस का साइन बनाया जाता है। यह भी वेरिएबल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं। हिंदी में इसको धारा नियंत्रक बोलते हैं, धारा नियंत्रक। तो हम ऐसा भी बना सकते हैं, हम वैसा भी इसका शेप बना सकते हैं। तो ये रियोस्टेट हमने यहां लगा दिया है, जो डीसी करंट को कंट्रोल करेगा, या इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। अच्छा, इससे हम सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। और दूसरा इसका पॉइंट सी में आकर के हमने जोड़ दिया। तो अब आप देख सकते हैं फिर से, ये पूरी स्ट्रिप ए है, तो ए और बी के बीच में एक अननोन रेसिस्टेंस R1 लगा, बी और सी के बीच में एक नोन रेसिस्टेंस R2 लगा हुआ है। ए और डी के बीच में, ए से डी तक की जो भी ये रेसिस्टेंस वायर है, उसका ए से डी तक कुछ रेसिस्टेंस होगा। जितना रेसिस्टेंस ए से डी तक का इसका होगा उसको हम R3 लिखेंगे। डी से सी तक इसका जितना रेसिस्टेंस होगा उसको हम R4 लिखेंगे। फिर ए और सी के बीच में हमने एक कंडक्टिंग वायर लगाई और ये कनेक्शन हमने दे दी, यहां पर एक बैटरी लगा दी, बैटरी के बाद एक की लगा दी, की के बाद एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगाया विच इज नोन एज रियोस्टेट, करंट कंट्रोलर। लेकिन याद रहे, रियोस्टेट जो होता है वो सिर्फ डीसी करंट को ही कंट्रोल कर सकता है। अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट का यूज नहीं करते हैं। उसके लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं चोक कॉइल। चोक कॉइल आपको पढ़ने का मौका मिलेगा उसे भी। उसके बाद इसका जो दूसरा इंड होगा वो हमें सी से कनेक्ट कर देंगे जाकर के। सो दिस मीटर ब्रिज नाउ इट विल बिकम द कॉपी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज की कॉपी यहां पर तैयार हो गई है। अब इसके अलावा तो इसमें और कुछ होता नहीं है। वुडन बोर्ड है, नॉन रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस। ओके, सो नाउ वी आर रेडी टू डू द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग अब तैयार हैं, ठीक है। हाँ, इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। यहां पर एक नई चीज आप देख रहे हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स, जिसे हम प्रतिरोध बक्स बोलते हैं। क्या होता है ये प्रतिरोध बक्स और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल आप पहले ही पढ़ चुके हो, उसकी बैलेंसिंग कंडीशंस भी आप सब जानते हैं। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आप नोट कर लीजिए, इसका दूसरा नाम जॉकी भी है, हम इसको अभी भी बता चुके हैं। ये सिंबल भी आप नोट कर लें, क्योंकि इतना हिस्सा मैं इरेज करके यहां पर रेसिस्टेंस बॉक्स के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूं।
प्रतिरोध बॉक्स ये क्योंकि हम सब के लिए एक नई चीज है, आप सभी लोगों ने अभी हमारी स्टडी में ये पहली बार आया हुआ है, तो हम इसको जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिरकार प्रतिरोध बॉक्स होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं, जो रेसिस्टेंस बॉक्स होता है ये एक ऐसी डिवाइस है बेटा, एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी मदद से हम सर्किट में अपनी मर्जी का प्रतिरोध क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये करंट यहां से ऐसा फ्लो होके इस पे आएगी, क्योंकि ये बीच में तो गैप है, ये कंडक्टर लगा है, तो करंट जब ऐसे आएगी तो यहां जाएगी, फिर बॉक्स में होकर ये अंदर से ऐसे आएगी। अब इसके रास्ते में रेसिस्टेंस बॉक्स आ गया। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि करंट के पाथ में आप 5 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट करिए, तो रेसिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से आप कर सकते हैं। अगर मैंने बोला कि आप करंट के रास्ते पर 10 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट करिए, आप वो भी कर सकते हैं। अगर मैंने बोला कि करंट के रास्ते पर आप 13 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट करिए, सो यू ऑल्सो डू दैट, आप वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको हम थोड़ा सा यहां समझते हैं। मैं एक छोटा सा फिगर बना के आपको दिखाऊंगा रेसिस्टेंस बॉक्स का। ये एक बड़ा ही खूबसूरत बॉक्स होता है, आप जब भी देखेंगे आप पाएंगे कि वाकई में ये बहुत अच्छा बॉक्स बना होता है। और मैं सिर्फ आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। इसमें पूरा ये ऊपर से ऐसा बंद होता है, यहां पर इसमें ऐसे कॉपर की ये ऐसे लगी होती हैं, स्ट्रिप्स लगी होती हैं, या गुटके यहां पर कॉपर के ऐसे लगे होते हैं। ये ऐसा बना होता है। अब इस रेसिस्टेंस बॉक्स में यहां पर ये ऐसे जगह खाली रहती है, ये नीचे बेस लकड़ी का बोर्ड बना होता है, उसमें ये कॉपर की गुटकियां लगी होती हैं, ठीक है। और कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम यहां पर एक पेच लगा होता है उस पे, और एक पेच बॉक्स के दूसरे एंड पर लगा होगा। और अब तो बॉक्स के बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आने लगे हैं, तो बॉक्स में क्या करते हैं, ऐसा ऐसा ये की बनाते चले जाते हैं, फिर इधर से वापस आ जाते हैं। यहां से स्टार्ट किया, ऐसा बनाते चले गए, और यहां से ऐसा वापस आ गए, तो दोनों पेच एक ही तरफ लगे होते हैं। कोई कोई बॉक्स ऐसा भी होता है। हम जो करंट फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो करवाने के लिए एक कंडक्टर लाते हैं और इसमें कंडक्टर को हम बांध देते हैं, और बॉक्स के अंदर से जब करंट बाहर ले जाएंगे तो वो वायर इसमें हम बांध देंगे, और यहां से करंट ऐसा बाहर लेते चले जाएंगे हम इस तरह से। तो एक साइड से इसमें करंट आएगी और दूसरे साइड से करंट इसमें बाहर निकल जाएगी। सपोज द करंट इज आई। अच्छा, यहां पर ये जो गैप बीच में रहता है, ये सब कॉपर की पीस लगे हुए हैं। यहां पर मैं इसको भी नोट कर देता हूं। कॉपर पीस ये लगे रहते हैं, ये सब कॉपर के पीस लगे हुए हैं। हम इसमें और भी जब आपको बॉक्स मिलेगा तो आप देखेंगे कि इसमें ब्रास की खूंटियां लगी होती हैं, ब्रास की, जिन्हें हम की कहते हैं, की कुंजी, और वो की ऐसे फिट रहती हैं। ऐसे वो ब्रास की कीज इसमें फिट रहती हैं इस तरह से। ये ऐसा ब्रास की कीज लगी होती हैं। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं कि कीज किस चीज की बनी होती हैं, ब्रास, जिसे आप पीतल कहते हैं, उसकी ये कीज बनी होती हैं। ये कॉपर की पीसेस यहां लगे होते हैं और ये ब्रास की कीज बनी होती हैं। और देखिए इनमें क्या होता है,
कि ये जैसे कॉपर का पीस है और एक ये कॉपर का पीस है, इन दोनों कॉपर के पीसेस के बीच में एक रेसिस्टेंस वायर लगी होती है। वो रेसिस्टेंस वायर ऐसे लगी रहती है, ऐसे लगी रहती है। तो ये रेसिस्टेंस वायर लगी होती है। ऐसे ही एक रेसिस्टेंस वायर इसके बीच में भी लगी रहती है। ऐसे एक लगी होती है, ऐसे एक रेसिस्टेंस वायर इसके बीच में भी लगी होगी। इस तरह से ये सबको डबल करके, क्योंकि एक इंड यहां जुड़ना है, एक इंड यहां, तो इस कंडक्टर को क्या करते हैं, पूरा डबल कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको लपेटकर छोटा बना देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या लगी है, ये रेसिस्टेंस वायर्स हैं। ये मैं कीज को और नीचे भेज देता हूं। जो कीज बनी होती हैं दैट आर मेड अप ऑफ ब्रास, पीतल, और ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या लगा हुआ है, तो ये सब लगी हैं रेसिस्टेंस वायर्स। और आप जानते हैं कि लेबोरेटरी में जो रेसिस्टेंस वायर्स लगी होती हैं या जो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस लगे होते हैं वो सब एलॉयज के बने हुए लगे होते हैं, मिश्र धातुओं के ये वायर लगे होते हैं। अब इन सब का अपना अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। जैसे इसका रेसिस्टेंस है 2 ओम, ये भी रेसिस्टेंस वायर है, इसका रेसिस्टेंस है 5 ओम, इसका भी अपना कोई ना कोई रेसिस्टेंस है। ये जो रेसिस्टेंस वायर लगी हुई है इसका रेसिस्टेंस है 10 ओम। ऐसे ये, और ये जो 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, अगर ये 2 ओम है तो हम इसके ऊपर यहां पर लिख देते हैं 2 ओम। अगर ये 5 ओम है तो हम इसके ऊपर यहां लिख देते हैं 5 ओम। अगर ये 10 ओम है तो हम इसके ऊपर यहां लिख देते हैं 10 ओम। क्यों? क्योंकि मुझे बॉक्स के अंदर का कुछ नहीं दिखता, मुझे सिर्फ बॉक्स के ऊपर दिखता है, और ऊपर 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम ये मुझे दिखेगा, और उसके अंदर में जो कुछ कंस्ट्रक्शन है ये मुझे दिखाई नहीं देता। अब होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। करंट इधर से ऐसे आएगी और ऐसे उसको जाके बाहर निकल जाना है। अगर हमने सारी कीज लगा के रखी हैं, ये सब की लगी हुई है यहां पे, अगर हमने सारी कीज लगाई हुई हैं तो करंट यूं ऐसे यहां से आएगी, करंट आज के यहां जाएगी, यहां जाने के बाद यहां पहुंचेगी, और क्योंकि ये भी एक कंडक्टर है तो इसमें से ऐसा पार हो जाएगी, फिर ऐसा आ जाएगी, इसमें से पार हो जाएगी, फिर यहां पर आएगी तो इसमें से भी ऐसा पार हो जाएगी, और यहां से जाके ऐसा बाहर निकल जाएगी। वो इन वायर्स में से होकर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसके पीछे भी एक सीक्रेट है कि आप ध्यान से देखिएगा, करंट को यहां से यहां तक पहुंचने के 2 रास्ते आप मान लीजिए। एक रास्ता ये कि जब सारी कीज लगी हुई है तो वो यहां से सीधे निकलकर ऐसा चली जाए, और दूसरा रास्ता ये कि वो यहां से ऐसा तारों में घूम के आए ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे जाके पूरा ऐसे ऐसे वापस जाए। तो कौन सा रास्ता वो अपनाएगी? थोड़ा ध्यान से देखें, मैं बात कर रहा हूं जब सारी की सारी कीज लगी हुई है इसमें, उस समय ये रास्ता भी है और ये रास्ता भी है। ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। अगर करंट इस रास्ते में से जाती है तो ये रास्ता एक कंडक्टर पाथ है, चालक रास्ता है ये, और अगर करंट इस रास्ते से आएगी तो इसको रास्ते में प्रतिरोध मिलेगा। अब आप खुद समझ सकते हैं करंट किस पाथ से जाना पसंद करेगी। क्या वो कंडक्टर पाथ से जाना पसंद करेगी जहां पर उसे कोई रेसिस्टेंस नहीं लगेगा, कोई अवरोध नहीं लगेगा, या फिर वो रेसिस्टेंस पाथ से जाना पसंद करेगी जहां पर उसे 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम के प्रतिरोध लगेंगे, अवरोध लगेंगे उसके रास्ते पर।
सो इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों का भी जवाब होगा कि वो कंडक्टर पाथ से जाना पसंद करेगी, रेसिस्टेंस पाथ में क्यों आएगी? अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है, आई का एक फॉर्मूला होता है V अपॉन R। अब अगर कहीं पर R की वैल्यू 0 है तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। इसका मतलब है अगर रेसिस्टेंस कम है तो वहां पर करंट कितनी फ्लो होगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब पूरी करंट उसी में फ्लो होगी। तो यहां पर इस रास्ते का रेसिस्टेंस कम है, अगर यहां से करंट होके जाती है तो इस रास्ते का रेसिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए कम रेसिस्टेंस वाले रास्ते पर ही पूरी की पूरी करंट चली जाएगी ऐसे। लेकिन अगर आपने एक भी की हटाई, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बाई चांस मैंने क्या कर दिया, ये वाली की मैंने यहां से हटा दी। देखिएगा सभी बच्चे, ये वाली की हमने यहां से ऐसा हटा दिया तो हमने यहां से तो करंट का रास्ता ब्रेक कर दिया ना। अब अगर ये वाली की हमने निकाल दी, हटा दी ये वाली की, अब क्या होगा? जो करंट यहां से आएगी वो करंट अब ऐसे जाएगी, इस वायर में से होकर ऐसे फ्लो होगी, यहां पर फिर ऐसे उल्टा चलेगी, ऐसे जाके तब यहां और फिर यहां जाएगी। मींस अगर हमने ये वाली 2 ओम वाली की निकाल दी है 2 ओम वाली, तो क्या होगा? 2 ओम वाली की निकाल देने से करंट के पाथ में अब ये इसको इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा और इस रास्ते में 2 ओम का रेसिस्टेंस वायर लगा हुआ है। इसका मतलब है 2 ओम का प्रतिरोध हमारी करंट के पाथ पे क्रिएट हो जाएगा, 2 ओम का प्रतिरोध हमारी धारा के मार्ग पे लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 5 ओम का प्रतिरोध लगाना चाहता हूं, अगर किसी ने बोला कि रेसिस्टेंस बॉक्स में से 5 ओम का प्रतिरोध लगाइए धारा के मार्ग पे, फिर आप क्या करेंगे बताइए? 2 ओम, जब आपने 2 ओम वाली की निकाली तो धारा के मार्ग में कितना प्रतिरोध लग गया? 2 ओम का लगा कि नहीं लगा? अब हमने बोला कि धारा के मार्ग में 5 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट करिए, 5 ओम का प्रतिरोध लगाइए। अब आप क्या करेंगे बताइए? बड़ा सिंपल है, 2 ओम वाली की लगा दीजिए और ये 5 ओम वाली की को क्या कर दीजिए? यहां से हटा दीजिए। जैसे ही आप 5 ओम वाली की हटाएंगे, अब क्या होगा? करंट यहां से जो आएगी वो तो यहां से यहां तक तो चली जाएगी, क्योंकि ये पाथ उसको कॉन्टिन्यूअस पाथ मिल जाएगा। लेकिन आगे पुल टूटा हुआ है, आगे रास्ता ब्रेक है, अब वो क्या करेगी? तो उस करंट को यहां से वैसा आना पड़ेगा और ये 5 ओम की जो रेसिस्टेंस वायर लगी है इसमें से उसको करंट को पास होना पड़ेगा। अगर 5 ओम के रेसिस्टेंस वायर में से करंट पास होगी तो अब करंट के मार्ग में कितना रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया? 5 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया और इस तरह से हमने धारा के मार्ग में 5 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि धारा के मार्ग में 10 ओम का प्रतिरोध लगाइए, अब आप क्या करेंगे बताओ? बड़ा सिंपल सा आपका जवाब है कि हम 5 ओम वाली की तो लगा देंगे, 5 ओम वाली की को तो हम लगा देंगे, लेकिन 10 ओम वाली की को अब हम निकाल देंगे। 10 ओम वाली की को जैसे ही आप निकालेंगे, अब क्या होगा? करंट का पाथ यहां पर डिसकंटिन्यूअस हो गया और अब जो करंट पीछे से यहां से आती है तो वो यहां तक तो अब आ जाएगी बड़े आसानी से, क्योंकि ये कंडक्टर पाथ है, लेकिन यहां के बाद उसको अब इस रेसिस्टेंस वायर में फ्लो होना पड़ेगा और उसके बाद यहां पहुंचेगी। इस तरह से उसके रास्ते में कितने ओम का प्रतिरोध आ जाएगा? 10 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूं कि धारा के मार्ग में 12 ओम का प्रतिरोध क्रिएट करिए, 12 ओम, आप क्या करेंगे? आंसर है एक 10 ओम की निकाल दो, एक 2 ओम वाली भी की निकाल दो। 10 वाली निकली हुई है, 2 ओम की और निकाल दो, तो 2 ओम और 10 ओम मिला के कितने ओम का रेसिस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया? 12 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट कर लिया। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 15 ओम का रेसिस्टेंस लगाइए धारा के मार्ग में, अब आप क्या करेंगे? तो एक 10 ओम की निकाल दीजिए, एक 5 ओम की निकाल दीजिए, 15 ओम हो गया। अगर मैं बोलता हूं कि 7 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट करिए धारा के मार्ग पे, फिर आप क्या करेंगे? 10 ओम की लगा देंगे, 5 ओम और 2 ओम की कीज निकाल देंगे, 7 ओम क्रिएट हो जाएगा रेसिस्टेंस करंट के मार्ग पर। अगर कोई बोलता है कि 17 ओम का रेसिस्टेंस करंट के मार्ग में क्रिएट करिए, अब आप क्या करेंगे? अब आप सारी कीज निकाल दीजिए, 2, 5, 7, 10, 17 ओम क्रिएट हो जाएगा रेसिस्टेंस। तो इस तरह से ये प्रतिरोध बॉक्स आपका वर्क करता है, ये रेसिस्टेंस आपका वर्क करता है
और इसमें ना मैंने कीज के इतने सारे परम्यूटेशंस बना के रखे हुए हैं, इतने सारे क्रमचय मैंने बना के रखे हुए हैं कि हम अपनी मन मर्जी का रेसिस्टेंस बड़ी आसानी से क्रिएट कर लेते हैं। कैसे अपनी मन मर्जी का रेसिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं? तो इसमें मैंने बहुत सारे परम्यूटेशन पर तैयार करके रखे हुए हैं। 1 ओम की 1 की, 2 ओम की 2 की, 5 ओम की 1 की, 10 ओम की 1 की। इसके बाद हमने इसमें लगा के रखा हुआ है 50 ओम की 2 की। मैं एज एग्जांपल बता रहा हूं 100 ओम की 1 की। इसके बाद मैंने 200 ओम की 2 कीज लगा दी। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। छोटा रेसिस्टेंस बॉक्स भी बनाते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। अब आपसे कितना भी कहा जाए आप सबको निकाल सकते हैं। हाँ, 20 ओम की भी 2 यहां पर लगाएंगे, 20 ओम की 2 कीज हम यहां पर लगा लेंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप 13 ओम रेसिस्टेंस क्रिएट करिए धारा के मार्ग में, आप क्या करेंगे? आप एक 10 ओम की निकालेंगे, एक 2 ओम की निकालेंगे और एक 1 ओम की निकाल देंगे। तो 10, 2 12 और 1 13। अगर मैं आपसे बोलता हूं 14 ओम रेसिस्टेंस क्रिएट करिए, तो 10 ओम निकालिए और दोनों 2 ओम की निकाल दीजिए, 14 ओम क्रिएट हो जाएगा। 15 ओम क्रिएट करना है, 10 और 5 की निकाल दीजिए। 16 क्रिएट करना है, 10 5 1 निकाल दीजिए। 17 क्रिएट करना है, 10 5 2 निकाल दीजिए। 18 क्रिएट करना है, 10 5 2 1 निकाल दीजिए। 19 क्रिएट करना है, 10 5 2 2, 10 5 15 और 4 19 आ जाएगा। 20 ओम क्रिएट करना है, 20 ओम निकाल दीजिए। तो ऐसा परम्यूटेशन वहां पर बनाते हैं हम लोग कि कितना भी रेसिस्टेंस बोला जाए हम अप्लाई कर ही सकते हैं करंट के मार्ग पे। ठीक है, तो ये हमारा रेसिस्टेंस बॉक्स है। अब जब आप वाइवा देने जाते हैं, मीटर ब्रिज का अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहां पर आपको टीचर वाइवा लेने आए तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। आप देखिए किस तरह से रेसिस्टेंस बॉक्स से क्वेश्चंस बनते हैं। आप उनको ध्यान से सुनिए और देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वहां रखा होगा और वो आपसे पूछ लेंगे कि ये क्या है। आपका आंसर है सर ये एक प्रतिरोध बॉक्स है। सेकेंड क्वेश्चन, प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? आपका आंसर है कि सर प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से हम करंट के रास्ते पर अपनी मर्जी का प्रतिरोध क्रिएट कर सकते हैं प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि आप प्रतिरोध बॉक्स की मदद से करंट के पाथ पर रेसिस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अब आपका जवाब क्या होगा कि हमको जितने ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट करना होगा उतने ओम की क्या करेंगे आप? लगा देंगे या हटा देंगे? तो बड़ा सिंपल है, जितने ओम का रेसिस्टेंस हमको क्रिएट करना है उतने ओम की को हम हटा देंगे वहां से। जैसे ही उतने ओम का की वहां से निकालेंगे, आप करंट अंदर में से होके आएगी और अंदर उसको उतने ओम का रेसिस्टेंस मिलेगा ही। ठीक, की हटाने से धारा के मार्ग पर प्रतिरोध कैसे क्रिएट हो जाएगा? तो जब हम की हटा देंगे तो करंट का पाथ यहां डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और करंट को अंदर रखे एक रेसिस्टेंस वायर में से होके आना पड़ेगा और अब करंट के मार्ग पर उतना रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि जब आप की हटाएंगे तो करंट अंदर से जाएगी, अंदर कौन सा वायर रखा हुआ है, किस प्रकार का वायर रखा हुआ है? तो अब आपका क्या जवाब होगा कि सर इसके अंदर जो वायर लगी हुई है जिसमें से करंट फ्लो के आएगी वो वायर एक रेसिस्टेंस वायर है और वो रेसिस्टेंस वायर एलॉय की बनी होती है, मिश्र धातु की वो वायर बनी होती है। ठीक है, आपने ये भी बता दिया। अगला क्वेश्चन वो पूछेंगे कि अंदर जो रेसिस्टेंस वायर हम लगाई है वो हमने एलॉय की ही क्यों लगाई है? फिर से सोचिए, एलॉय की क्यों लगाते हैं आप रेसिस्टेंस वायर? यहां पर भी मैंने रीजन बताया था। एलॉय के रेसिस्टेंस वायर हम इसलिए लगाते हैं कि जब करंट उस वायर में से फ्लो हो तो एलॉय का जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा होता है, वो 0 होता है। तो जब करंट इस एलॉय में से फ्लो होती है तो इस एलॉय का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से इसके प्रतिरोध पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो अगर ये 10 ओम यहां लिखा हुआ है
और इसमें से करंट फ्लो भी हो रही है, तो इसका 10 ओम बदलता नहीं है। करंट के फ्लो होने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पर इसके रेसिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेसिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो 10 ओम ही क्रिएट होगा। ठीक है, और जब इतने सारे क्वेश्चंस आप बता देंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज है। हाँ, इससे जुड़ी एक दो बातें और भी है, मैं आपको बताऊं, हालांकि अभी वो उनका काम नहीं है, लेकिन क्योंकि रेसिस्टेंस बॉक्स हमारे स्टडी में आया तो मैं समझता हूं कि उसे मुझे बता देना चाहिए आपको। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस वायर में अंदर ये वायर लगी होती है, रेसिस्टेंस वायर यहां पर, ये रेसिस्टेंस वायर को मैं आपको बताऊं, इसे हम दोहरा करके लपेटते हैं, दोहरी करके इसकी कॉइल हम बनाते हैं। क्यों हम इसको डबल करके कॉइल बनाते हैं? जैसे हमारे पास ये एक पूरी रेसिस्टेंस वायर है जो कि मुझे इसके अंदर लगानी है पूरी लंबी सी, तो अगर ये पूरी लंबी सी रेसिस्टेंस वायर है तो हम पूरा ऐसा नहीं लगा देते इसको, हम इसको यहां से ऐसा फोल्ड कर देते हैं बीच में से, और इसको ऐसा फोल्ड करके उसको हम पूरा डबल कर लेते हैं। जैसे ये रेसिस्टेंस वायर अगर है तो यहां से फोल्ड करके इसको ऐसा हम डबल कर लेते हैं। अब हमने डबल कर लिया पूरी वायर को, उसके दोनों एंड जो थे वो तो यहां लगा दिए और पूरी वायर अब ये डबल हो गई, लंबी से डबल हो गई। अब उसको हम ऐसा कॉइल बना देते हैं, लपेट देते हैं। हम डबल करके क्यों लपेटते हैं? तो अब आप ध्यान से देखिए, डबल करके इसलिए हम लपेटते हैं कि इसमें एक तरफ से करंट आएगी और दूसरी तरफ से ऐसा करंट जाएगी। तो जब एक तरफ से करंट ऐसा आएगी तो जो करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी, इस करंट की वजह से आप आगे चल करके पढ़ेंगे कि करंट की वजह से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब करंट ऐसे फ्लो होगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हम कैंसिल नहीं करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी उस वायर के रेसिस्टेंस को चेंज कर देगी, जबकि हम नहीं चाहते कि हमारे इस वायर का रेसिस्टेंस चेंज हो, क्योंकि हमने तो 10 लिख के रखा हुआ है। अगर ये चेंज होगा तो चेंज होकर ये 12 हो जाएगा, फिर हमारे एक्सपेरिमेंट में रीडिंग गलत होना शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हम डबल करके तार लपेटते हैं तो एक तार से करंट ऐसा जाती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है, लेकिन दूसरी तार जो ऐसी लगती हुई है उसमें से करंट वापस भी आती है, तो जो ऐसे करंट बनी उसमें से करंट वापस आती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन जाता है। अब जाने वाली करंट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, वापस आने वाली करंट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट होते हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, इसलिए वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता और हमारे रेसिस्टेंस वायर के रेसिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उस वायर को हम ऐसा दोहरा करके लपेटते हैं। ये ऐसे वायर है तो इसको ऐसा दोहरा करके लपेटा जाता है, ऐसे, और फिर यहां से ये वायर ऐसे लिपट जाएगी, ऐसे उसको हम लपेट देते हैं। अब इसमें से क्या होगा कि एक तरफ से अगर करंट ऐसा जाएगी, देखिए यहां से ऐसा करंट जा रही है इस तरह से ऐसे, तो यहां से ऐसा वापस भी आएगी। आप देखेंगे ये करंट वापस आ रही है, देखिए ऐसा। अब आप हर जगह देखेंगे कि जाने वाली करंट और आने वाली करंट की डायरेक्शन से एक दूसरे के अपोजिट है। अगर करंट की डायरेक्शन से एक दूसरे के अपोजिट है तो जाने वाली करंट ने अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाया तो आने वाली करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाएगी और दोनों मैग्नेटिक फील्ड से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और इसके रेसिस्टेंस पर फिर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक सावधानी हम रेसिस्टेंस बॉक्स में और लेते हैं, क्योंकि इसमें सारे जो ये पीस लगे हुए हैं ऊपर, ये सारे पीस कॉपर के पीस लगे हैं। अब कॉपर तो करंट का एक अच्छा कंडक्टर है, लेकिन क्योंकि जब रेसिस्टेंस बॉक्स रखा रहता है एयर में
तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से कॉपर की इन पीसेस के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। इसके ऊपर ये जो पेंच लगे उनमें कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाया करती है। अब कॉपर करंट का अच्छा कंडक्टर है, बट कॉपर ऑक्साइड करंट का अच्छा कंडक्टर नहीं है। अब रेसिस्टेंस बॉक्स लेबोरेटरी में रखा रहा बहुत दिन तक, उसमें कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन गई और वो एक बैड कंडक्टर बन गया। अब जब आप कनेक्शंस करोगे तो उसका रेसिस्टेंस बदल के आएगा ही। तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है, आपको क्या सावधानियां बरतनी है? तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए सारी चीजें निकाल के लाएं, यहां पर भी कॉपर के ही सब लगे हुए हैं, तो जब भी आप इंस्ट्रूमेंट लाएं, आप उन सारे इंस्ट्रूमेंट को रगड़ के साफ कर दें पहले एक बार। रेगमाल वहां पर होता है लेबोरेटरी में, सारे पेंच को रेगमाल से ऐसा घिस दें, उसको साफ कर दें, ताकि उसमें जो कॉपर ऑक्साइड का लेयर बन गया हो वो लेयर वहां से रिमूव हो जाए। और कॉपर ऑक्साइड का लेयर रिमूव हो जाएगा तो बड़ी आसानी से केवल कॉपर रह जाएगा और वो एक करंट का अच्छा कंडक्टर होगा। सो दिस इज द रेसिस्टेंस बॉक्स एंड आई होप कि रेसिस्टेंस बॉक्स अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा मीटर ब्रिज का आज हमने क्या पढ़ा। मीटर ब्रिज में आज हमने देखा कि मीटर ब्रिज का इंट्रोडक्शन क्या है, हमने देखा कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, हमने मीटर ब्रिज का फिगर भी देखा, डायग्राम उसका देखा, डायग्राम के साथ उसकी कनेक्शंस भी देखी कि किस तरीके से कनेक्शन हम उसकी करते हैं, और पूरा हम बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह का मैप यहां पर तैयार कर देते हैं। उसके बाद इसमें जो एक नई डिवाइस लगाई है मैंने, रेसिस्टेंस बॉक्स, उसके बारे में हमने यहां पर एक जानकारी आपको छोटी सी दी हुई है। अब आज की क्लास में हम रेसिस्टेंस, ये जो हमारा मीटर ब्रिज है, मैं इसको यहीं पर रोक दूंगा। इसके बारे में इसका आधा पोर्शन अभी भी हमारे पास पढ़ने इसके लिए बचा हुआ है, जिसमें से डायग्राम बन गया है, लेकिन अभी डिस्क्रिप्शन हमने नहीं किया और उसकी वर्किंग अभी हमने नहीं पढ़ी है। ये दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बट अब ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो आई होप कि जितना आज आपको समझाया गया है उतना पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोक देते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।